प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पूरी अंग्रेजी में दो ही ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी भी सीरियस इंग्लिश लर्नर को आना बहुत जरूरी है यदि हमें सच में सीरियसली गहराई से इंग्लिश को सीखना है, समझना है। तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का बेस है। देखिए, आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ो, लास्ट आप सेंटेंस पे आते हो और एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाता है। और बच्चों, दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस यानी संयोजन। तो बच्चों, फिर वही सेंटेंस पे बात आ जाती है। जब तक हमारे सेंटेंस छोटे छोटे रहेंगे तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे सेंटेंस बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंग्लिश में एक वैल्यू है, हमारे सेंटेंस में एक दम है, एक जान है। तो बच्चों, सिंथेसिस टॉपिक हमें छोटे छोटे सेंटेंस को लॉन्ग सेंटेंस में बदलना सिखाता है। हम कह सकते हैं कि ये कोई टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक में कुछ विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से हम हमारे सेंटेंस में स्टैंडर्ड ला सकते हैं, उनको लॉन्ग लिख सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हम सेंटेंस के साथ खेलना सीख सकते हैं। हालांकि मैं सिंथेसिस को कई वीडियोस में अलग अलग पढ़ा चुका हूं, बट वो टुकड़ों में था। आज इस वीडियो में हम सिंथेसिस को एक ही वीडियो में एक साथ पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। वेलकम बैक। तो बच्चों, सिंथेसिस का अर्थ होता है संयोजन और संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम दो या दो से अधिक, 2, 3, 4 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो सिंथेसिस करना कहलाता है। सिंथेसिस करने की प्रोसेस में सबसे अहम बात है कि ये 2, 3, 4 सेंटेंस को आपने जो एक ही सेंटेंस में कंबाइन किया, सिंथेसिस किया, जोड़ा, उन सभी का सेंस उस अकेले सेंटेंस में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ही सा अ लॉयन, उसने एक शेर देखा, एक सेंटेंस। और दूसरा है ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। तो उसने एक शेर देखा, वह भाग गया। अब इन दो सेंटेंस को हम एक ही सेंटेंस में इस तरह से कह सकते हैं, सीइंग अ लॉयन, एक शेर को देखते हुए या शेर को देखते ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। तो इन दोनों सेंटेंस का सेंस इस अकेले में आ गया। अब एक और भी विधि है, एज ही सा अ लॉयन, जैसे ही उसने एक शेर देखा, ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। अब भी इन दोनों का सेंस इसमें आ रहा है। और तीसरा, ही सा अ लॉयन, उसने एक शेर देखा, एंड ही फ्लेड अवे, और वह भाग गया। अब भी इन दोनों का सेंस इसमें आ रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने किस तरह से इन दो सेंटेंस को 3 विधियों से एक नए सेंटेंस में बदल दिया। तो बच्चों, अगर मैं शब्द बोल रहा हूं विधि, तो एक देसी लैंग्वेज है। अगर हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो जो पहला सेंटेंस था इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, और जो दूसरा सेंटेंस इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरे सेंटेंस को बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। अब एक सिंपल सेंटेंस के क्या लक्षण है, मतलब किस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहें, किसको हम कॉम्प्लेक्स कहें, किसको कंपाउंड कहें। तो देखिए, एक सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाई जाए। हालांकि जो वर्ब होती है वो एक फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट नॉन फाइनाइट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर मैं उसको यहाँ खोलूंगा तो फिर सिंथेसिस रह जाएगा। आप तो ये समझ लो कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब पाई जाए। जैसे सीइंग अ लॉयन, ही फ्लेड अवे, एक शेर को देखते हुए वह भाग गया। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। जो सीइंग है इसको आप वर्ब के रूप में मत देखो, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखो, जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब पाई जाए, फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहले देसी भाषा में सुनो। देसी भाषा में कहें तो एक ऐसा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें आपको 2 सेंटेंस मिलते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 उनकी वर्ब होंगी। जैसे ही सा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, एक सेंटेंस है। ही फ्लेड अवे, वह भाग गया, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, बट इनमें अंतर क्या है? जो मैंने बोला ना सेंटेंस वर्ड, ये गलत बोला। 2 क्लोज होंगे। क्लोज भी एक सेंटेंस ही होता है, फिलहाल ये समझ लो। तो एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। बट अंतर ये बच्चों, एक इनमें से पूर्ण वाक्य होता है जो अपना पूरा सेंस देता है, वह भाग गया, ही फ्लेड अवे, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन जब मैं कहूं जैसे ही मैंने एक शेर देखा और मैं चुप हो जाऊं, अपूर्ण वाक्य, अधूरा वाक्य, तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज पे आ जाओ। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज, मुख्य वाक्य या एक स्वतंत्र वाक्य जो अपना पुनर् देता है। और दूसरा, एज ही सा अ लॉयन, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। किस पर? इस मेन क्लोज पर, यानी अपना अर्थ पूरा करने के लिए इसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही मैंने एक शेर देखा, नहीं, जैसे ही उसने एक शेर देखा,
वह भाग गया, मतलब कहीं ना कहीं आगे चाहिए कुछ। ध्यान रखना, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, मतलब निर्भर वाक्य है। इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लोज भी इसको बोलते हैं। ऐसे जो ये है इंडिपेंडेंट क्लोज, स्वतंत्र वाक्य, ये इसका दूसरा नाम है मेन क्लोज। और आपको और भी देसी भाषा में या सरल शब्दों में बताऊं तो ध्यान रखना, जब दो सेंटेंस पाए जाएं उनमें से किसी एक सेंटेंस में कोई कंजक्शन टका हो। अब कंजक्शन बहुत सारे हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पे कंजक्शंस की क्वालिटी पे जाना पड़ेगा, सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजक्शन टका हो। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं ये बात अपने दिमाग में बिठाई, और जैसे ही आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा आप बता दोगे कि कॉम्प्लेक्स वाला है, क्योंकि कंजक्शन तो इनमें भी लगते हैं कंपाउंड में, बट इनके कंजक्शन अलग होते हैं। तो इनके कुछ कंजक्शंस के आपको नाम बता रहा हूं, जैसे दैट हो, ठीक है, तो दैट कॉम्प्लेक्स का है। जैसे इफ हो, जैसे बिकॉज हो, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सारे के सारे कंजक्शन, इवन इफ, देन, द्यो, आल्दो, ये सारे के सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। और इनमें से कोई सा भी कंजक्शन जिस सेंटेंस में टंगा हो, जिससे पहले लगा हो। अब जैसे यही सेंटेंस है, ही फ्लैड अवे, पहले इसको बोल दिया मैंने, एज ही सा अलोइन, जैसे उसने एक शेर देखा, तो ये पहले आ सकता है बाद में आ सकता है, लेकिन एज लगा तो इससे पहले ना। तो जिसमें कोई कंजक्शन टंगा हो वो तो है डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो साफ है, जिसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा, वो है मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को पहचानना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें आपको दो क्लोज पाए जाते हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी आपको लगभग ऐसा मानो कि दो सेंटेंस मिलेंगे और दोनों ही पूर्ण अर्थ देते हैं। जैसे ही सा अलोइन, उसने एक शेर देखा, एंड ही फ्लैड अवे, और वह भाग गया। तो उसने एक शेर देखा, समझ में आया, वह भाग गया, समझ में आया, पूर्ण अर्थ दिया। तो ध्यान रखा, दो कंप्लीट सेंस देने वाले क्लोज होते हैं, इसलिए इसमें दो मेन क्लोज, दो इंडिपेंडेंट क्लोज पाए जाते हैं। और ये आपस में जो दोनों क्लोज जुड़ते हैं किसी कंजक्शन से, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। हल्का सा मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, सो, देयरफॉर, बट, स्टिल, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, जिनका यूज हम कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस को एक करने के लिए करते हैं। इसमें जो सेंटेंस लगते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। और सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम कंजक्शंस का यूज नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ विधियां हैं, 5-6 विधियां हैं। तो अब हम यहां से आगे क्या करेंगे, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सेंटेंस, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, बट ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस है, दो क्लोज है, एक मेन क्लोज है जो मुख्य वाक्य है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है, और एक सबऑर्डिनेट अधूरा अर्थ देने वाला वाक्य, या फिर इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस है पर किसी कंजक्शन से जुड़े हैं, दोनों ही पूर्ण अर्थ देने वाले हैं, दोनों ही मेन क्लोज हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। तो हम एक एक को देखते हैं। तो चलिए बच्चे, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, सिंथेसिस करना सीखते हैं। लंबा टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रखना। देखिए, सबसे पहले टू सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसकी कुछ विधियां हैं। सबसे पहली विधि है पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके। और बच्चों, पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का एक ऐसा रूप जो एक एडजेक्टिव का कार्य करे, पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, एक एडजेक्टिव हो और हुए अर्थ दे, जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, पीते हुए। तो इनका यूज कैसे करते हैं, देखिए, पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स देखी, मतलब लपटे देखी, आग की लपटे होती है फ्लेम्स। फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस खत्म हुआ। एक सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। दे रेन टुवर्ड्स द हाउस, वे घर की ओर दौड़े, किस घर की ओर, जिस घर में आग लगी थी, जिस घर में से वो लपटे उठ रही थी। तो दो सिंपल सेंटेंस है। अब इनको मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना है, यानी जो सेंटेंस बनेगा उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होगा। और हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का। तो बच्चों, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनका यूज हम कब करते हैं, जब मतलब दो सेंटेंस हो और दोनों में दो क्रिया लगभग एक साथ ही हो रही हो, मतलब थोड़ा बहुत के अंतराल हो, ज्यादा ना हो, एक साथ ही हो रही हो,
तो वर्ब जो पहले हो रही है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए, लोगों ने लपटें देखी, वे मकान की ओर दौड़े। तो पहले कौन सी वर्ब हुई? लोगों ने देखा, लपटों को देखा तभी तो दौड़े ना। तो देखिए, जो पहली वर्ब है सा, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करो, सीइंग। अब इसका अर्थ मैंने क्या बताया? देखते हुए। तो सीइंग द फ्लैम्स। अब चूंकि आप एक ही सेंटेंस बना रहे हो तो आपको प्यूपिल जो सब्जेक्ट उसको यहां शो करना पड़ेगा। आप दे प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे, सब्जेक्ट को दिखाओगे पीपल। रेन टुवार्ड द हाउस। तो देखिए, लपटों को देखते हुए लोग मकान की ओर दौड़े, यानी इन दोनों सेंटेंस का सेंस इस अकेले में आ गया। और ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है। अब ये क्या है? ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, मतलब पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में। फ्रेज मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया, मतलब दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वो एक पार्टिसिपल का काम करे। तो पार्टिसिपल ये है तो अकेला, पर ये फ्रेज के रूप में। तो यहां तक एक पार्टिसिपल का फ्रेज हुआ, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो वो एक फ्रेज होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, एक क्लोज हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है। तो लपटों को देखते हुए लोग मकान की तरफ दौड़े, हमारा ये भी एक सिंपल सेंटेंस हुआ। हमने यहाँ पे सिंथेसिस कर दिया, एक लॉन्ग सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट, शी केम आउट ऑफ द रूम। वह कमरे से बाहर आई। शी वाज क्राइंग, वह रो रही थी। अब बहुत से बच्चों ने क्या मैसेज लिया? दो सेंटेंस मिलेंगे, पहले वाले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको आईएनजी में बदल दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो गया। पर बच्चों, ये बीच में, शुरू में आ सकता है, बीच में आ सकता है, अंत में आ सकता है, दो आ सकते हैं, बहुत सारी बातें। आप एग्जाम्पल देखो। तो वह कमरे से बाहर आई, शी वाज क्राइंग, वह रो रही थी। तो क्या वो बाहर आके रोई? उसने पहले रोई तभी तो बाहर आई ना। तो देखिए, शी केम आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर आई, क्राइंग, रोते हुए। ध्यान रखना, वह रो रही थी और यहां पे ये क्राइंग क्या बोल रहा है? रोते हुए। तो ये ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। और जो क्राइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वेयर दे रहा है और ये एडजेक्टिव है। तो देखिए, वह कमरे से बाहर आई रोते हुए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमने कहां कर दिया? लास्ट में कर दिया। या फिर कमिंग आउट ऑफ द, देखो इसको भी हम कर सकते हैं, कमिंग आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आते हुए। शी वाज क्राइंग, वह रो रही थी। अब भी ये करेक्ट है। अगला देखो, आई वॉज टायर्ड, आई टुक रेस्ट। मैं थका हुआ था, मैंने विश्राम किया, मैंने रेस्ट किया। तो बच्चों देखो, दो सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें क्या है? वॉज है। टायर्ड तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल। वो भी आपको बता दूंगा क्या होता है। तो जब इज एम आर वॉज वर हो, तो इज एम आर वॉज वर का मूल रूप क्या है? बी। तो हम आईएनजी लगाएंगे बी में। मैं थका हुआ था, मैंने विश्राम किया, तो यहां पे हम करेंगे इसको बीइंग टायर्ड, आई टुक रेस्ट। थके हुए मैंने विश्राम किया। तो ध्यान रखना, जब आपको इज एम आर वॉज वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना हो तो इज एम आर वॉज वर्ब में नहीं लगेगा। इनका बेस फॉर्म क्या है? बी। बी में लगा दो, आई बीइंग टायर्ड, थके हुए, आई टुक रेस्ट। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। शी केम आउट ऑफ द रूम क्राइंग, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर दो ही सेंटेंस को कर सकते हैं क्या? तीन कर सकते हैं। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही स्पोक टू मी, वह मुझसे बोला। मतलब उसने मेरी तरफ देखा, हंसा और बोला। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लुकिंग एंड लाफिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए और हंसते हुए। He spoke to me, तो मेरी तरफ देखते हुए हंसते हुए वह मुझसे बोला। एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। इसमें हमने यहाँ पे कंजक्शन का यूज कर लिया, कंपाउंड वाले का कर सकते हैं, बट आप कंजक्शन कोई सा लगा लो। मेन चीज क्या है? इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है और इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह से दो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो सकता है, तीन का हो सकता है, शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता है। आप इनका यूज करना स्टार्ट कीजिए। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थ देता है होते हुए, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए। कब होता है? जब लगभग दो वर्ब एक साथ ही हो। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमने सीख लिया। मैंने कहा पार्टिसिपल तीन होते हैं, तो सेकंड आया हमारे सामने परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म दिमाग में डाल लो। इसका यूज कब होता है? जब दो वर्ब हो, मतलब लगभग सब्जेक्ट तो सेम हो, दो वर्ब हो
और दोनों वर्ब में थोड़ा अंतराल हो, एक पहले हुई हो एक बाद में हुई हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते थे? जब दोनों वर्ब लगभग एक साथ हो। लोगों ने देखा और भागे, मतलब देख भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं ना। वो आया मुस्कुराया, मतलब उसने देखा मुस्कुराया, देख भी रहा है मुस्कुरा भी रहा है और आ भी रहा है एक साथ। यहाँ पे देखो क्या है, राम फिनिश्ड हिज वर्क, राम ने अपना काम पूरा किया। ही वेंट अवे, वह चला गया। तो एक बार वह पूरा किया, एक है चला गया, तो जाएगा तो तभी जब पूरा करेगा ना। पहले एक काम पूरा होगा फिर दूसरा काम होगा। तो पहले जो काम हो उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दो, मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, हैविंग फिनिश्ड। पहली वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करने का मतलब है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद। अब यहाँ ही लिखोगे या राम लिखोगे? राम को सब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। राम वेंट अवे, राम चला गया। और ध्यान रखना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, मैंने ये किया फिर ये किया, तो जो पहले किया उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करने के बाद। अच्छा, अर्थ क्या देता है? करने के बाद। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, काम, अपना काम पूरा करने के बाद। राम वेंट अवे, राम चला गया। तो के बाद या करके, काम पूरा करके राम चला गया। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, उसको टीचर के द्वारा सजा दी गई। ही फेल्ट असेम्ड, उसको बहुत शर्म लगी। तो देखो ये पैसिव वाला अगर सेंटेंस हो, ये पैसिव है, वाज पनिश्ड बाय द टीचर, तो फिर हम कैसे करेंगे? हैविंग, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव फॉर्म है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा सजा प्राप्त करने के बाद। ही फेल्ट असेम्ड, उसको शर्म लगी। और एक चीज और, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये तो पूरा पार्टिसिपल का फ्रेज हुआ। और राम वेंट अवे, एक सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, सिंपल सेंटेंस हमारा चल रहा है। हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर पूरा एक फ्रेज है, लेकिन ही फेल्ट असेम्ड ये हमारा एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। आई डिड माई ऑफिस वर्क, एक सिंपल सेंटेंस दिया, मैंने अपना ऑफिस का काम पूरा किया। क्या किया? आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो पहले ये काम हुआ फिर ये हुआ, तो पहले क्या हुआ? ऑफिस का काम किया। तो डिड जो है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग डन माई ऑफिस वर्क, आई स्लेप्ट। देखो कितना, ऑफिस का काम पूरा करने के बाद मैं सो गया। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस की है तो आवश्यकता है, थोड़ी प्रैक्टिस की तो जरूर आवश्यकता है, तभी ये हमारे प्रैक्टिस में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, यानी हम इनका यूज करना सीखेंगे। और बच्चों जैसा कि पार्टिसिपल मैंने बताया 3 होते हैं, तो तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अब पार्टिसिपल वाली वीडियो मैंने आपको ये अच्छे से बता रखे हैं, बट यहाँ हल्का सा सुन लो। देखिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म को आपने कहाँ कहाँ यूज किया है, या क्या समझते हो कि कहाँ कहाँ लगती है? तो आप कहोगे सर ये तीनों परफेक्ट टेंस में लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कह सकते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और कहाँ लगती है? तो आप कहोगे सर पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो मेरी लैंग्वेज में सुन लो, देसी लैंग्वेज में, इन दोनों को छोड़कर आप तीसरी जगह जहां कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख रहे हो तो पास्ट पार्टिसिपल है, और ये हुआ अर्थ देता है, हुआ मतलब कोई काम हुआ, एक पैसिव टाइप कर देता है। जैसे हालांकि एक चीज और सुन लो, सिंथेसिस में इसका बहुत कम यूज होता है, क्योंकि जनरली हम इसका यूज एक सिंगल सेंटेंस में ही करते हैं, मतलब हम इसका यूज तब बहुत कम करते हैं जब 2 सिंपल सेंटेंस को इसके माध्यम से हम एक करें। ये सिंपल ही हम ऑटोमेटिक इसको एक सिंपल सेंटेंस में ऑलरेडी लगा देते हैं। फिर भी आप थोड़ा देख लो, जैसे आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया था। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ, ये क्या देता है? हुआ, खोया हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, तो यहां पर इन दोनों सेंटेंस को हमने एक किया, किसका यूज किया? पास्ट पार्टिसिपल का। तो ये पास्ट पार्टिसिपल, लॉस्ट, खोया हुआ। दिस इज द मूवी, यह मूवी है। आई हैव सीन इट, मैंने ये देख ली है या मैं ये देख चुका हूं। दोनों सेंटेंस को एक करना है तो ऐसे करेंगे, दिस इज माई सी मूवी, यह मेरी देखी हुई मूवी है। देखो इन दोनों का सेंस इसमें आ गया, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल को देख चुके हैं। जैसा मैंने पहले बताया, सिंथेसिस करने में इसका बहुत कम यूज होता है, बट पास्ट पार्टिसिपल बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। आज के बाद इसको पकड़ना सीख जाना। पकड़ने की सिंपल विधि क्या है? सीन थर्ड फॉर्म है, इससे पहले क्या हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है।
और क्या ये पैसिव वाला सेंटेंस है? नहीं, इन दोनों को छोड़ कर तो ये पास्ट पार्टिसिपल है जो हुआ दे रहा, देखा हुआ, रिटन लिखा हुआ या लिखित, जैसे ब्रोकन टूटा हुआ, इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एक सिंपल सिंथेटिक सेंटेंस या एक लॉन्ग सिंपल सेंटेंस बनाने की दूसरी विधि, जिसका नाम है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो जैसे इसका नाम बड़ा अजीब सा है, नाउन फ्रेज अपोजिशन क्या है, बट ध्यान रखना ये सबसे महान विधि है। मैंने आपको कई विधियां बता दी, अभी कई सारी आएंगी, लेकिन वो विधि जिसका यूज बुक्स में लिखने में सबसे ज्यादा होता है वो यही विधि है। बच्चा क्लास में टेंस सीखता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और जब बुक में जाता है ना और लंबे लंबे सेंटेंस देखता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो एक बुक में सबसे ज्यादा इस विधि का यूज किया जाता है सिंथेसिस करने के लिए, लॉन्ग सेंटेंस बनाने के लिए। अब नाउन फ्रेज अपोजिशन क्या है ये मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं। देखिए, नाउन या फिर नाउन फ्रेज के रूप में हो, अगर सिंगल वर्ड में है, जैसे राम एक नाउन है, सिंगल वर्ड है, लेकिन माय फ्रेंड राम तो ये एक फ्रेज के रूप में हो गया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में हो गया। तो जब नाउन या नाउन फ्रेज मतलब 2 या 3 सेंटेंस में हो और एक ही व्यक्ति के बारे में हो, एक ही नाउन के बारे में हो, तो फिर हम उनको अपोजिशन करके लिख देते हैं, यानी साइड बाय साइड, अगल बगल। सरल शब्दों में समझो, एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही नाउन के बारे में कई सारी बातें की जा रही हैं, तो हम उस नाउन को बिल्कुल पास पास रख के उन बातों को इकट्ठा करके एक साथ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से देखो आप, जैसे रवि इज माई फ्रेंड, तो रवि एक सब्जेक्ट एक नाउन है, और माई फ्रेंड क्या है, ये भी एक नाउन है, और ये माई फ्रेंड कौन है, ये रवि है, रवि तो मेरा मित्र है, तो ये भी एक नाउन है, पर यहां पर ये एक फ्रेज के रूप में है, तो नाउन नाउन फ्रेज। ही इज अवर नेबर, वह हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी कौन है, वो भी रवि है, तो ये भी एक नाउन है, लेकिन फ्रेज के रूप में, क्योंकि 2 वर्ड्स है ना, अवर नेबर। ही शेयर्स ऑल हिज सीक्रेट्स विद मी, वह मेरे साथ सारे सीक्रेट्स, तो ये ही जो है ये भी इसी के लिए, पर वो प्रोनाउन के रूप में। तो जब नाउन या नाउन फ्रेज आए, मतलब एक ही नाउन हर बार आए, कई बार आए, कई सेंटेंस में, उन सबको इकट्ठा करके अपोजिशन कर दो, साइड बाय साइड लिख दो, कॉमा लगा लगा के एक ही सेंटेंस हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। जैसे देखो, रवि कॉमा लगा दो, रवि माय फ्रेंड, ठीक है, रवि जो मेरा मित्र है, ये कॉमा क्या बोलेगा, रवि जो मेरा मित्र है, फिर लगा दो कॉमा, अवर नेबर हमारा पड़ोसी। तो देखो, ये नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज, पर ये सारे नाउन और नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति के बारे में, ध्यान रखना, हमने इन सबको एक साथ लिख दिया, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह आई थी ना, और जो प्रोनाउन आए थे उनको हटा दो, बस वो लास्ट में दिखा देना आप। तो रवि जो मेरा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, फिर लास्ट में जो प्रोनाउन आया उसको हटा दो, क्योंकि आपने रवि से यहाँ सेंटेंस शुरू कर दिया, एड्रेस कर दिया, तो रवि के लिए सारी बात चल रही है। अब लास्ट में जो बचा है उसको लिख दो आप, शेयर्स ऑल हिज सीक्रेट्स विद मी। तो देखिए, 3 अलग अलग सेंटेंस थे, रवि मेरा मित्र है, वह मेरा पड़ोसी है, वो मेरे साथ सारे सीक्रेट शेयर करता है। तो रवि जो मेरा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, मेरे साथ सारे सीक्रेट शेयर करता है। हमने सिंथेसिस कर दिया अपोजिशन करके, कॉमा लगा के, साइड बाय साइड रख के, किस चीज को, जिसके बारे में बातें की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ अ फेमस डांसर, मैंने एक प्रसिद्ध डांसर को देखा, हर नेम इज दिया, उसका नाम दिया है। तो इसमें देखिए 2 नाउन बताइए जिनकी बात चल रही है, दिया, फेमस डांसर। दिया यहां पर नाउन है सिंगल, अ फेमस डांसर नाउन फ्रेज, मतलब नाउन है किसके रूप में, फ्रेज के रूप में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में। दोनों को एक साथ लिख दो, हो जाएगा काम। आई सॉ अ फेमस डांसर दिया, मैंने एक फेमस डांसर दिया को देखा। फेमस डांसर ही कौन है, दिया है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, अगल बगल रख दिया। कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध सेलर नाविक था। ही वाज एन इटालियन, वह एक इटालियन था, मतलब इटली का था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका को खोजा था। तो यहाँ पर एक ही नाउन किसके बारे में बात चल रही है, कोलंबस के बारे में बात चल रही है। अब एक कोलंबस ही कौन है, अ फेमस सेलर, अ फेमस सेलर एक नाउन फ्रेज हो गया, इसी की बात है। ही वाज एन इटालियन, वह एक इटली का था, तो इटालियन भी कौन है, कोलंबस ही है। और तीसरे उसने क्या किया, अमेरिका की खोज की, तो इसमें कोई नाउन और नाउन फ्रेज नहीं है, तो इनको सबको एक साथ लिख देंगे, कोलंबस। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, कोलंबस कॉमा लगा के, ए फेमस सेलर कॉमा एन इटालियन, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक, एक इटली का निवासी ने अमेरिका की खोज की। थोड़ा और सिंथेसिस कर दो, कैसे हो जाएगा,
कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, एक प्रसिद्ध इटली का सेलर। तो कोलंबस जो कि प्रसिद्ध इटली का सेलर था, नाविक था, ने, अब लास्ट वाला प्रोनाउन नहीं दिखाना है क्योंकि कोलंबस से एड्रेस हो रहा है, सेंटेंस चल रहा है। डिस्कवर्ड अमेरिका, डिस्कवर्ड अमेरिका, ने अमेरिका की खोज की। तो बच्चों ये है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, बहुत शानदार विधि है, सबसे ज्यादा काम आती है बुक्स में। ये अगर आपको समझ में आ गई तो बुक्स का बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसको बहुत यूज करते हैं हम, लॉन्ग मतलब 3 4 5 सेंटेंस को एक में कर सकते हैं। अगर एक ही व्यक्ति की बात चल रही है तो उसको पास 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 रख दो, फिर जो बात है उसको इकट्ठी लास्ट में बता दो। और बच्चों तीसरी विधि है इन्फिनिटिव का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में, सिंथेटिक सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल विधि है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो टू वाला, एक बिना टू वाला भी होता है। इस पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ देखो, मुझे एक चाकू दो, पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। आई विल कट दिस एप्पल, मैं इस सेब को काटूंगा। तो देखिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं, गिव मी अ नाइफ, मुझे एक चाकू दो, टू कट, टू आया, टू कट दिस एप्पल, इस सेब को काटने के लिए। तो गिव मी अ नाइफ टू कट दिस एप्पल, तो जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया और दोनों सेंटेंस की वजह से एक हो गए। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकता है। तो देखो ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। टू रन, टू रन दौड़ने के लिए। या फिर इसी को देखो ऐसे भी कर सकते हैं और भी मॉडर्न तरीके से, ही इज टू वीक टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, अर्थात नहीं दौड़ सकता है। तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट 4 पे आता है प्रपोजिशंस का प्रयोग करके, यानी हम प्रपोजिशन का प्रयोग करके भी टू सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। ही गेव 5 रुपीज फॉर इट, उसने इसके लिए 5 रुपए दिए। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। कोई वस्तु खरीदने बेचने के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर आर्टिकल, फॉर प्रीपोजिशन का। तो सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, सीता ने 5 रुपए में पेन खरीदा। ठीक है, तो फॉर जो है वो एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज करके एक ही सेंटेंस में ये हो गया और ये एक सिंपल सिंथेटिक सेंटेंस है। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपने सबसे अच्छे प्रयास किए। आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं हो सका। तो बच्चों इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं हो सका। तो मेरे सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी मैं पास नहीं हो सका। इन स्पाइट ऑफ हमने इसमें प्रीपोजिशन का यूज किया। इस तरह से भी हम सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नंबर 5 पे आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप घूम गए होंगे, पहली बार सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको घूमना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है आपको पेशेंस रखना है मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ही महान टॉपिक है। एक बार आप अपनी लाइफ में इससे गुजर गए पूरी तरह से तो आपको काफी सारी चीजें नई पता लगेंगी, नई विधियां पता लगेंगी। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी सेंटेंस में स्वतंत्र पाया जाता है। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का, ज्यादातर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है और सेंटेंस की जो वर्ब है उससे इसका कोई कॉम्बिनेशन, कोई संबंध नहीं होता। अभी जो 2 सेंटेंस लिख रहे हैं ना, इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। जो हमारा सिंथेसिस बनेगा, नया सेंटेंस बनेगा, उनमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को देखेंगे और तभी जो मैंने बात बोली आपको समझ में आएगी। जैसे द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। सूर्य अस्त होगा तभी तो तारे आकाश में आएंगे ना। तो देखो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसका ये वर्ब है, इनमें कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। एक सब्जेक्ट ये रहा, इसका वर्ब ये रहा। लेकिन अब जो पहला वाला सब्जेक्ट है इसको हम अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाए तो ऐसे बनेगा द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होने के बाद। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। तो जो सन है ना, ये एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, एक स्वतंत्र सब्जेक्ट है।
इस सेंटेंस का वर्ब कहाँ है, एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट बता दिया। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। तो स्टार्स केम, ठीक है, तो जो तारे आए, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये यहाँ है वो वहाँ है, और इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। लेकिन इस सब्जेक्ट को हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बता दिया, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ वर्ब ना हो। और आप कहोगे हैविंग सेट, ये वर्ब नहीं है, ये तो क्या हो गया, एक पार्टिसिपल है जो फ्रेज के रूप में है। द पुलिस अराइव्ड, द थीफ रेन अवे, पुलिस आके पहुंची, चोर भाग गए। तो जो पुलिस है इसको आप बना दो, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आ पहुंचने के बाद, द थीफ रेन अवे, चोर भाग गए। अभी भी अगर आपके समझ में नहीं बैठा तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का सीन तो याद है ना, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कब लगता है, जब दो सब्जेक्ट हो सेम और एक के बाद एक वर्ब हो। लेकिन यहाँ पर दो सब्जेक्ट तो है पर वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो एक के बाद दूसरा काम हो, सब्जेक्ट जब सेम नहीं हो तो उसका स्ट्रक्चर ये बनता है, पहले सब्जेक्ट रखो पहला वाला, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओ, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख दो, एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। तो ये होगी हमारी पांचवी विधि। एक लास्ट छठी विधि और इसमें, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस बनाने की लास्ट और अंतिम विधि है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, बहुत ही सरल विधि है, आपको सबसे ज्यादा यही पसंद आएगी। देखिए, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह एक अंधा था। एक ही सेंटेंस में आप इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंथेसिस कैसे करेंगे, आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा व्यक्ति देखा, तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया, ब्लाइंड मैन, ठीक है। अ बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया, ही वाज हंग्री, वह भूखा था। अब तो ये हो गया होगा, ए हंग्री बॉय केम टू मी, एक भूखा लड़का मेरे पास, तो भूखा होना क्या है, ये भूखा एडजेक्टिव, ए हंग्री बॉय केम टू मी। देखिए दो सेंटेंस थे, एक ही आ गया, दो सेंटेंस थे, एक ही हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का सिलसिला, प्रोसेस, विधियां पूरी हो गई। अब देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे टू सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक है। दो सिंपल सेंटेंस होंगे हमारे सामने और उनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सेंटेंस जो बनेगा उसकी प्रकृति नेचर होगी कि वो एक कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें एक मेन क्लोज होगा, एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होगा। मेन क्लोज मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज, सब ऑर्डिनेट क्लोज मतलब डिपेंडेंट क्लोज होगा, ये उसकी पहचान होनी चाहिए। तो अब ध्यान रखना, इसको हम तीन विधियों से बना सकते हैं, एक नाउन क्लोज का प्रयोग करके, एक एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके और एक एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके। क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्या है, इसको अगर हम पढ़ाने लगे तो फिर ये वीडियो क्लोज में चली जाएगी कि क्लोज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अपने मन पर कंट्रोल करते हुए यहां पर सिर्फ फोकस करेंगे सिंथेसिस पे, कि दो सेंटेंस हमारे सामने, उनको हमने नाउन क्लोज का प्रयोग करके एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया। ध्यान रखना, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि नाउन क्लोज क्या है, इस पे अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, फिलहाल तो आपको हल्का सा बता दूंगा, सिंथेसिस पे फोकस करना है। तो ये जो लिख रहा है बोर्ड पे, ये मैंने बता दिया कि तीन होते हैं, नाउन क्लोज का, एडजेक्टिव, इनको मिटा रहा हूं ताकि मैं एक बार में नाउन क्लोज कवर कर दूं, एक में एडजेक्टिव, एक में एडवर्ब क्लोज कवर कर दूं। अब पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट तो हट गए होंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है ना, और काफी चीजें ऊपर जा रही होंगी, पर ध्यान रखना जो रुके हुए हैं वो आज कुछ पा जाएंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले नाउन क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो एक नाउन क्लोज क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये जान लें। देखिए, एक ऐसा क्लोज जो किसी सेंटेंस में एक नाउन की भांति कार्य करे, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो बच्चों ये मोस्ट ऑफ इन वर्ड से शुरू होता है, दैट, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ध्यान रखना, यहाँ पर ये WH वर्ड नहीं है, ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। जैसे दैट का अर्थ है की, वाट का अर्थ है जो, वेयर का अर्थ है जहां, व्हेन का अर्थ है जब, हाउ का अर्थ है जैसे। और ध्यान रखना, एक नाउन क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। तो ही इज अ थीफ, एवरीबॉडी नोज इट, वह एक चोर है, प्रत्येक यह जानता है। अब हमें इन दो सेंटेंस को, आप तो ये समझो कि हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, इन दो सेंटेंस को हमें सिंथेसिस करना है, जोड़ना है। तो बताइए कौन सा कंजक्शन सबसे उपयुक्त है। तो प्रत्येक जानता है कि वह चोर है, तो देखो एवरीबॉडी नोज दैट ही इज अ थीफ। तो प्रत्येक जानता है कि वह एक चोर है, तो दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है।
ये एक नाउन क्लोज है जो इस सेंटेंस में एक नाउन की भांति काम कर रहा है। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम एक अन्य विधि से भी लिख सकते हैं, जैसे दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है। एवरीबॉडी नोज, कि वह एक चोर है, प्रत्येक जानता है। तो बच्चों इस सेंटेंस में ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। एंड एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक जानता है कि वह एक चोर है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक नाउन क्लोज किसी सेंटेंस में 5 तरह से यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब जो आप दोनों देख चुके हो, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, और इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो इस तरह से 5 तरह से, अब मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम इन 5 प्रकार को पढ़ाएं तो फिर वीडियो का डायरेक्शन हो जाएगा कि नाउन क्लोज कितने, मतलब क्लोज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज को किस तरह से यूज किया जाता है। फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए सिंथेसिस पे। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए टेल मी यू सॉ देयर, मुझे बताओ तुमने वहां देखा। तो सबसे सुटेबल कंजक्शन कौन सा आ रहा है? तो देखिए टेल मी व्हाट यू सॉ देयर, मुझे बताओ जो तुमने वहां देखा। तो बच्चों इसमें ये तो हुआ हमारा मेन क्लोज, और व्हाट यू सॉ देयर ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लोज, ये एक नाउन क्लोज। और यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज हुआ है। आई डोंट नो द बस इज गोइंग, मैं नहीं जानता बस जा रही है। तो बच्चों सबसे सुटेबल कौन सा है? कहां। अब ये कहां नहीं, जहां बोलेगा। आई डोंट नो वेयर द बस इज गोइंग, तो मैं नहीं जानता जहां बस जा रही है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा वेयर द बस इज गोइंग, आई डोंट नो, जहां बस जा रही है मैं नहीं जानता हूं। तो इस तरह से हम नाउन क्लोज का प्रयोग करके सिंथेसिस कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके। अब पहले हम ये समझ लें कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। तो बच्चों एक एडजेक्टिव क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की भांति काम करता है। फिलहाल तो अपने सामने 2 ये सिंपल सेंटेंस नजर आ रहे हैं, पर जब हम सिंथेसिस करेंगे तो जो हमें नजर आएगा वो एक एडजेक्टिव क्लोज होगा। अब खास बात ये कैसे बनते हैं, तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे कंजक्शन लिखे ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। जैसे पिछले वाले में जो थे दैट, व्हाट, वेयर, हाउ, वो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन थे, बट वो मोस्ट ऑफ नाउन क्लोज वाले सेंटेंस में काम में आते हैं, और एडजेक्टिव क्लोज में ये वाले कंजक्शंस काम में आते हैं। थोड़ा का अर्थ समझ लो। हु का अर्थ कौन नहीं है, जो या जिसने, व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। हुज का अर्थ है जिसका या जिसकी, ये भी व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। हुम जिसे या जिसको, ये भी व्यक्तियों के लिए यूज होता है। विच जो, जानवरों वस्तुओं के लिए। दैट व्यक्ति वस्तु जानवर सभी के लिए। इसका अर्थ यहाँ की है, वो वाला दैट था नहीं, इसका अर्थ है जो, सॉरी उसका अर्थ था की, इसका अर्थ है जो। और वेयर जहां, स्थान के लिए। वैन जब, समय के लिए। तो जैसे द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ा गया था, एक सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। ही स्टोल माई कार, उसने मेरी कार चुराई थी। तो हम एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखो द मैन हु स्टोल माई कार। तो हु स्टोल माई कार, यहां तक ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। इस आदमी की विशेषता क्या है कि उस आदमी जिसने मेरी कार चुराई, इस आदमी की विशेषता यह है कि इसने मेरी कार चुराई थी, एक एडजेक्टिव की भांति है, और ये पूरा एक क्लोज है। तो द मैन हु स्टोल माई कार वाज कॉट, पकड़ा गया था। तो बच्चों इसमें से द मैन वाज कॉट 2 जगह लिखा हुआ है। द मैन वाज कॉट एक इंडिपेंडेंट क्लोज, और हु स्टोल माई कार एक डिपेंडेंट क्लोज। आई सॉ अ डॉग इट वाज लाइंग अंडर द बेड, मैंने एक कुत्ता देखा, ये एक बिस्तर के नीचे लेटा था। अब डॉग क्या है, जानवर है, तो किसका यूज होगा, विच का। तो देखिए आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, विच वाज, इट को हटा दो, विच लगा दो। इसमें हमने ही को हटाया, वो लगाया, विच वाज लाइंग अंडर द बेड। तो मैंने एक कुत्ता देखा जो एक बिस्तर के नीचे लेटा था। तो ये विच किसके लिए आया, डॉग के लिए, और क्या हटाया, इट। ऐसे इसमें ही हटाया, तो ही के लिए क्या आया, वो।
और ये विच वाज, अब आई सा अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, उस कुत्ते की विशेषता क्या है, विच वाज लाइंग अंडर द बेड। ये पूरा पूरा एक क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब इसमें आई सा अ डॉग, ये क्या है, एक मैन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज, और विच वाज लाइंग अंडर द बेड, ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। तो इनकी क्या पहचान है, ये भी इन कंजक्शन से शुरू होते हैं, ठीक है। ही इज मिस्टर गुप्ता, वह मिस्टर गुप्ता है। हिज सन इज अ डॉक्टर, उसका बेटा एक डॉक्टर है। तो इसमें बताओ कौन सा कंजक्शन आएगा, हिज जिसका, हुज जिसका, तो ही इज मिस्टर गुप्ता हुज सन इज अ डॉक्टर, जिसका पुत्र एक डॉक्टर है। तो हुज सन जिसका पुत्र, अब ये मिस्टर गुप्ता की एक विशेषता है कि उसका पुत्र एक डॉक्टर है, तो ये क्या हुआ, एक डिपेंडेंट क्लोज, और ये क्या हुआ, एक मैन क्लोज, और इस कंजक्शन का प्रयोग हुआ। इस कंजक्शन को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो बच्चों इसी तरह से इनका यूज किया जाता है। और इसके बाद बच्चों नंबर 3, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके। अब एक एडवर्ब क्लोज क्या है, जो किसी सेंटेंस में एक एडवर्ब की भांति काम करे, ध्यान रखना, और क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लोज हो, वो एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। अब हालांकि एडवर्ब क्लोज भी फिर वही बात आती है, 9 प्रकार के हैं, टाइम शोइंग, रीजन शोइंग, प्लेस शोइंग, कंडीशन शोइंग, ऐसे करके 9 प्रकार के हैं। बट अगर हमको 9 टाइप्स पढ़ रहे हैं तो फिर हम क्लोज पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लोज पढ़ रहे हैं। बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में इसका यूज किस तरह से, वो अपन देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ इसमें ज्यादातर जिन कंजक्शंस का प्रयोग होता है, चूंकि ये भी कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, तो वही सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि जिस सेंटेंस में ये कंजक्शन लगते हैं वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। तो ये कंजक्शंस हैं, व्हेन, व्हाइल, एज, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, वेरीवर, बिकॉज, दो, एज, लेस्ट, इफ, और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे मोस्ट लिए हैं। तो अब इनका यूज देखेंगे कि इन कंजक्शंस को लगाकर कैसे हम 2 सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया, ही अराइव्ड, वह आ पहुंचा। तो बच्चों बताओ इनमें से कौन सा कंजक्शन लगेगा। तो देखिए, आई वेटेड फॉर राम अंटिल ही अराइव्ड, तो मैंने राम का इंतजार किया जब तक वह नहीं आ पहुंचा। तो अंटिल करता जब तक नहीं, और ध्यान रखना इसकी जगह अपन टिल भी लगा सकते हैं, तब भी वही बात है, टिल ही अराइव्ड, जब तक वह आ पहुंचा। अंटिल जब तक नहीं, टिल जब तक, एक ही चीज है, एक जैसा अर्थ देंगे ये, नहीं अर्थ तो ये जब तक नहीं देगा, ये जब तक देगा, लेकिन सेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास वाली स्थिति है। तो देखिए, द्यो, यहाँ पे आल दो भी लगा सकते हैं, द्यो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। काफी देर हो गई बताया, पहले ये तो देख लो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो देखो बच्चों, ही इज ऑनेस्ट, मैन क्लोज, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज, और द्यो ही इज पुअर, ठीक है, एडवर्ब क्लोज। यहाँ पे तो एडवर्ब क्लोज है, और पूरा बताएं तो एक सबऑर्डिनेट क्लोज या एक डिपेंडेंट क्लोज। यू डोंट वर्क, तुम काम नहीं करते हो, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो देखो, इफ यू डोंट वर्क, यही तुम काम नहीं करते हो, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये कंडीशनल वाला हो गया, ये मैन क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। क्यों, किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ। राम केम टू मी, राम मेरे पास आया, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो जब राम मेरे पास आया, मैं पढ़ रहा था, तो व्हेन राम केम टू मी, आई वॉज रीडिंग। तो इस तरह से हमने ये इन 2 सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया। इस तरह से हमारे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरे हुए। अब हम चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की ओर। और बच्चों लास्ट में आते हैं 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था, चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक सिंथेसिस, संयोजित, यानी 2 सिंपल सेंटेंस से बना हुआ एक संयोजित वाक्य, एक बड़ा सा वाक्य जिसमें कम से कम 2 मैन क्लोज, 2 मैन क्लोज पाए जाते हों। अच्छा, मैन क्लोज मतलब आप बहुत देर से बोल रहा हूं, 2 डिपेंडेंट क्लोज, 2 स्वतंत्र वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देते हों। और इनको जोड़ने के लिए हम जिन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं।
और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी फिर 4 प्रकार के होते हैं। कॉम्युलेटिव जोड़ने वाले, एक जैसी दो समान चीजों को जोड़ने के लिए, या फिर अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले, विकल्प दो विकल्प में से एक को चुनने के लिए। एडवर्जेटिव विरोधाभासी चीजों को जोड़ने के लिए या विरोधाभासी चीजों को एक करने के लिए। इलेटिव परिणाम दिखाने वाले। तो देखिए सारे के सारे कंजक्शंस मैंने यहाँ पे लगभग लिख दिए हैं और यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स का यूज देखेंगे। जैसे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बट, यट। तो इनमें से एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो कम्युलेटिव जोड़ने वाले। बट, यट, हाउएवर ये एडवर्जेटिव विरोधाभासी चीजों के लिए, और आइदर और, नाइदर नॉर अल्टरनेटिव विकल्प वालों के लिए, और सो देयरफॉर इलेटिव परिणाम वालों के लिए। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। राम केम टू मी, राम मेरे पास आया। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, उसने मुझे मेरा समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी। तो देखिए एक सिंपल सेंटेंस दिया रहा, एक सिंपल सेंटेंस दिया रहा, इसको कंपाउंड में चेंज करेंगे तो राम केम टू मी एंड he advised me not to waste my time। तो राम मेरे पास आया एंड एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, और मेरा समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी। तो एंड से हमने दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर दिया। तो देखिए एक सेंटेंस ये रहा, एक मैन क्लोज ये रहा जो अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, राम मेरे पास आया, उसने मुझे समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी। एक सेंटेंस ये रहा, ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो इसमें दो मैन क्लोज, दो डिपेंडेंट क्लोज हुए। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम नॉट ओनली बट आल्सो से भी कह सकते हैं। जैसे राम नॉट ओनली केम टू मी, राम ना केवल मेरे पास आया, बट आल्सो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम, बल्कि उसने मुझे मेरा समय बर्बाद नहीं करने की भी सलाह दी। अतुल डिड नॉट इनवाइट मी, अतुल ने मुझे आमंत्रित नहीं किया था। आई अटेंडेड हिज पार्टी, मैंने उसकी पार्टी अटेंड की थी। तो इसमें क्या एक विरोधाभास है कि आमंत्रित नहीं किया फिर भी पार्टी अटेंड की, मतलब इसमें बट यट कोई सा भी लगा दो आप। अतुल डिड नॉट इनवाइट मी, बट या यट लगा दो या हाउ एवर फिर भी लगा दो, बट आई अटेंडेड हिज पार्टी, लेकिन फिर मैंने उसकी पार्टी को अटेंड किया। तो इसमें एक मैन क्लोज ये रहा, एक मैन क्लोज ये रहा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ा, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो इसमें इलेटिव एक परिणाम दिखा रहा है कि नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। तो सिंपली सो या देयरफॉर लगा दो। ही डिड नॉट रीड सो ही फेल्ड, इसलिए वह फेल हो गया, या फिर देयरफॉर ही फेल्ड, इसलिए वह फेल हो गया। कम इन टाइम, समय पर आओ। डोंट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। तो या तो समय पर आओ या बिल्कुल मत आओ। तो इसमें विकल्प दिखा रहा है अल्टरनेटिव, तो कम ऑन टाइम, कम इन टाइम सॉरी, और अथवा डोंट कम एट ऑल, या फिर बिल्कुल भी मत आओ, या फिर आइदर कम ऑन टाइम, या तो समय पर आओ, और अथवा डोंट कम एट ऑल, बिल्कुल भी मत आओ। इनमें से जो नाइदर नॉर है इसका यूज हम करते हैं नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस, विकल्प वाले नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जो ये था सिंथेसिस। कम से कम समय में मैंने आपको सिंथेसिस को पूरा करने की कोशिश की। हालांकि इसी टॉपिक को अगर एक टीचर क्लास में तसल्ली में करवाए तो कम से कम 7 दिन का समय लगता है। बट यहाँ पर YouTube पर आपको पता है कि कंटेंट कम समय में ज़्यादा देना होता है, वरना व्यूवर्स को फिर मज़ा नहीं आता। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है, ये बड़ा टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव आता है, इसमें जेरंड आता है, इसमें पार्टिसिपल आता है, नॉन फाइनाइट आता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब उन सब टॉपिक्स की ओर अगर आप जाओगे तो फिर सिंथेसिस से भटक जाओगे। तो वो जितने भी वीडियोज़ हैं, जैसे आपको पार्टिसिपल समझना है सेपरेट, आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट समझना है, आपको जेरंड समझना है, आपको नाउन, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है, तो उन सारे वीडियोस अपने चैनल पर हैं। उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको सेपरेट अलग अलग देख सकते हो। बाकी सिंथेसिस का मूल मकसद यही है कि आप 2 सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सेंटेंस बनाए, लॉन्ग सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। तो बच्चों ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।